Hi guys, welcome to episode 9 of What Notism. और ये प्रॉबली मेरा लास्ट पॉडकास्ट होने वाला है दिल्ली से। करेक्ट। हो सकता है एक और हो जाए और डिपेंडिंग हो ऑन सकता है, सिचुएशंस, एक बट और हो मोस्ट सकता प्रॉब्ली मेरा और विपुल का हाँ। लास्ट साथ बैठ के हम दोनों वाला, दिल्ली में। हाँ, जो पॉडकास्ट है वो दिल्ली से हमारा शायद लास्ट होने वाला है अभी फॉर सम टाइम। तो विपुल, तुझे कैसा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट का एक पार्ट बनने का एक मौका दिया मैंने तुझे? मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पॉडकास्ट भी मेरे ख्याल से हेलीज कॉमेट जैसा एक फिनोमिनन है जो 70 साल में 70 साल में एक बार होता है। तो अच्छा लग रहा है यार कि मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। कि सबको मौका नहीं। सबको मौका नहीं मिल सकता ना, क्योंकि वही मैंने भी बहुत गिने चुने लोगों को ही दिया था, तो उसमें वो भी रिकरिंग हो रहा था। हाँ, मैं ही बार बार गिना चुना जा रहा था। हाँ, सही है। तो स्पेशल तो फील होता है। स्पेशल तो वही मेरा मेजर वो वही था, हाँ। स्पेशल भी। खैर, आज का क्या टॉपिक है भाई? आज हम वैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने हाँ, आज वाले एक हैं। कोई सिंगल टॉपिक नहीं है, आज हाँ। मल्टीट्यूड ऑफ टॉपिक्स है जो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से कुछ हाँ। हद तक। तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव तो कैसा है, मेजरली मेरे वजह से ही ये पॉडकास्ट हो रहा है क्योंकि मेरा भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। तो मेरे दिमाग में, और मेरा ऐसा था कि मेरा कभी भी ऐसे जो रियल ब्रेकअप बोलते हैं वो कभी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अपने आप को इतना मैं इतना खुला ही नहीं था लोगों के साथ कि मेरा कभी इतना सीरियस एक रिलेशनशिप हुआ हो किसी के साथ। तो जो था मेरा वो शायद पहला सीरियस रिलेशनशिप था, और जब ख़त्म हुआ तो मेरे को अभी तक लगता था कि भाई मैं सुपर ह्यूमन हूँ, मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, मेरे को कोई फीलिंग वीलिंग हर्ट नहीं है। मेरे आसपास नितुल वितुल सब भाई इतने क्या ढीले बंदे हैं, दर्द में जीते हैं। ब्रेकअप के बाद मेरे को तो कुछ नहीं होगा, पर जब असली में हुआ तो मेरी फटके चार हो गई है। और मतलब फटके चार हो गई है एज इन, मैं इतना इफेक्ट तो हुआ ही है, बट वही है कि मेरे दिमाग में क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए हैं ह्यूमन बॉडी को लेके, या फिर इंसानों के थिंकिंग प्रोसेस को लेके, और बहुत चीज़ें, बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में चला गया मैं। तो मैंने बोला यार एक बार बैठ के बात कर लेते हैं, क्योंकि तू इस चीज़ से निकला हुआ है तो तेरे को क्या पता है इसके आंसर्स हों तेरे पास। अनिकेत अनस को भी बोला था लेकिन वो थोड़े बिजी हो गए, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शायद एक और पॉडकास्ट हो। तो हाँ, थोड़ा और बहुत डीपली हम जाएंगे इस चीज़ में कि भाई क्यों हम इस टॉपिक पे बात करने वाले, क्योंकि मेरा जो रिलेशनशिप भी था थोड़ा मतलब सोसाइटल टर्म्स में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही था देखा जाए तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हम बैकग्राउंड दे देते हैं कि तेरा कैसा था, क्या था रिलेशनशिप, और जो तू कह रहा है कि सोसाइटल नॉर्म से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसका स्पेसिफिक क्या मीनिंग है कि क्या कॉम्प्लिकेशन था? तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि आई वॉज डेटिंग मुस्लिम वुमन, और बहुत ही मतलब अमेजिंग वुमन, बहुत ही बढ़िया लड़की है। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता था कि भाई शी माइट बी द वन फॉर मी, क्योंकि मैं भी उसको समझता हूँ और वो भी मेरे को समझती है। बट द ओनली थिंग वॉज कि वो मुस्लिम है, एंड मेरे को ऐसा सच कोई दिक्कत है नहीं इन सब चीज़ों से, क्योंकि भाई हमारा रिलीजन को लेके हाँ इतना कुछ है नहीं रिलीजन को लेके। और मुझे ऐसा भी पता है कि मतलब मम्मी पापा भी इवेंचुअली मेरी ही खुशी देखेंगे। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स होगा ही, लेकिन एंड ऑफ द डे यार घर वाले भी पढ़े लिखे हैं, वो समझ जाएंगे कि यार जब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ पे इन ऐसे बातों पे लड़ें। कि दो सबको पता है कि भाई कोई भी धर्म संकट में नहीं है, बस दो अलग अलग कल्चर्स रिलीजन एक साथ आ रहे थे और बहुत हारमोनी में जीत सकते हैं इस अभी के ज़माने में मेरे हिसाब से। बस इंसानों को थोड़ा समझदार होना ज़रूरी है। तो हाँ ये था। तो बस हाँ यही कॉम्प्लिकेशन सोसाइटी वाले हिसाब से कि भाई हिंदू मुस्लिम इंटरफेथ रिलेशनशिप है, इसमें शादी में दिक्कत होगी और आगे जाके भी बहुत दिक्कत होगी, जो चीज़ें बना रखी हैं लोगों ने। तो हाँ मेजरली ये चीज़ों पे ही बात करनी है आज हमें।
वो एक एस्पेक्ट है मेरे ख्याल से, उसके बाद और डीप जाएंगे कि हाँ ह्यूमन मतलब ह्यूमन साइकी में हाँ। डिफरेंट हो जाएगा, बट अगर बहुत ही ऊपर ऊपर से अगर हम बेस लेवल पे स्टार्ट करें कि इंटरफेथ रिलेशनशिप्स और मैरिजेस का एक कॉन्सेप्ट क्या है और इतना सोसाइटी में उसके अगेंस्ट इतना एक बिटरनेस क्यों है, अब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम दोनों उस चीज़ में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते। हाँ। हमारा थोड़ा हमेशा से पर्सपेक्टिव फेथ्स को लेके बहुत डिफरेंट रहा है, तो हो सकता है कि हमारा थोड़ा सा बायसनेस हो हाँ, जवाब में, करेक्ट। बट क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस कभी किसी एक्सट्रीम्स में नहीं गए, हाँ। तो इसलिए हो सकता है कि हमारा थोड़ा बायस्ड हो, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि यार मेजर जो एक, अब ये मैं अपने दोस्तों के और उन लोगों के एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ जो हु आर अ बिट टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिस्ट साइड, टुवर्ड्स जो मुस्लिम हेट होता है, उस चीज़ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि मेजरली उनके एक्सपीरियंसेस ख़राब रहे, इन द सेंस कि वो जिस लोकेलिटी में रहते थे और वहाँ पे जो एक स्पेसिफिकली जो मुस्लिम जो फेथ है उनका एक पावर डायनामिक रहता था हिंदू मुस्लिम्स का, वो थोड़ा बहुत ख़राब रहा है, मतलब बैलेंस नहीं रहा है। तो वहाँ पे हमेशा एक ऐसा वो रहता था, जैसे स्पेसिफिकली अगर फेस्टिवल्स को लेके बोले तो जैसे मुहर्रम होता है और बकरीद हो गया, ईद हो गया, इन सब कुछ कुछ फेस्टिवल्स में उस स्पेसिफिक एरियाज़ में मुस्लिम्स थोड़ा ज़्यादा उसको सेलिब्रेट करते थे, जो कि हिंदू बेसिकली जो एकदम वेजिटेरियन हिंदू टाइप में होते हैं उनके लिए वो बहुत मुश्किल होता था। अब देख, हिंदुओं का हमेशा से एक वो रहा है कि यार हम ऊपर वाले एक रिलीजन है, हाँ, हम थोड़े से हाँ कि सुपीरियर है, और उसकी वजह से अगर कोई भी सामने से थोड़ा सा अपना पावर दिखाएगा या थोड़ा डायनेमिक डिफरेंट करेगा तो उनसे वो लेना बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर मोस्ट हिंदूज। और अगर थोड़े से तुम कट्टर और हो गए तो वहाँ पे चीज़ें और बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो अब सोच कि वो कट्टर वाला पूरा एक कम्युनिटी है और वहाँ पे एक इंटरफेथ वो चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके एक्सपीरियंस से ऐसा था कि उनका देखने का नज़रिया वो ये ऐसा था कि इवन द मुस्लिम पीपल आर नॉट क्या कहते हैं रेडी टू क्रिएट अ बैलेंस इन दैट स्पेसिफिक सिचुएशन। कंपटीशन सा हो गया। हाँ, कंपटीशन सा हो गया, और वो पूरे बचपन भर 25 साल 20 साल वो देखते देखते वो बिल्कुल एकदम बचपन से देख रहे हैं। और उसके अलावा जो ऑब्वियसली जो फैमिली का एक वो रहता है कि यार दीज पीपल आर डूइंग दिस थिंग क्योंकि दे आर मुस्लिम्स, हर चीज़ को वो मुस्लिम के उस पर डाल देते हैं, तो ऑब्वियसली एक वैसा नेगेटिव इमेज ही बनता है। नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू चेंज दैट इमेज फॉर दिस द पीपल हु फॉलो दिस फेथ। और मेजरली मुझे वही सीन लगता है, जैसे तेरे भी अगर मैं स्पेसिफिकली केस में बोलूँ, इट इज़ नॉट हेट्रेड जो मेजरली इशू कर रहा है, बट इट इज़ मोर लाइक कि जो उसके लिमिटिंग बिलीव्स हैं और जो उसके इंटरनल उसको जो सिखाया गया है बचपन से कि दिस इज़ नॉट समथिंग बीइंग अ मुस्लिम दैट यू शुड बी डूइंग। तेरे लिए कोई इशू नहीं है फ्रॉम योर एंड, क्योंकि सिखाया नहीं गया। हाँ, अब जैसे मुस्लिम्स के उसमें भी बहुत बार ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ पे लड़का जो है वो किसी भी फेथ की लड़की से शादी कर सकता है, हाँ। बट लड़की सिर्फ अपने ही फेथ में करेगी। वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि अगेन दैट देयर इज अ वेरी बिग गैप जब उस चीज़ में आती है कि यार, एंड इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअलिज्म या एनीथिंग, इट्स एवरीथिंग अबाउट कि तुम उस फेथ को किस तरीके से फॉलो करते हो। अब जैसे अनस है, तो मुझे जो कंप्लीट ये फेथ के बारे में जो पूरा पता चला है वो अनस से बहुत ज़्यादा पता चला है। और अनस का ऐसा है कि यार वो बहुत ही न्यूट्रल रहता है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि वो जो कुरान पढ़ता है वो दैट इज़ वेरी, जो पुराने टाइम पे जो असली कुरान वाला उससे ज़्यादा मेल जोल है जो वो कुरान पढ़ता है। तो जब वो चीज़ें बताता है कि भाई कुरान में ऐसे ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो हिंदुज़म जैसे भगवत गीता में और बाइबल में सब में सिमिलर होते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट होता है, बट ओवरऑल बहुत सिमिलैरिटी होती है। और उसमें कहीं पे भी ऐसा हेट्रेड या कोई चीज़ के बारे में नहीं लिखा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, तो जैसे अगर मुस्लिम जो फेथ है दैट इज़ वन ऑफ द दोज फेथ्स जो सबसे डिफिकल्ट है फॉलो करना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हराम होती हैं, ठीक है, जो लोग ऑन अ डे टू डे बेसिस करते हैं। तो अब के टाइम पे वो ऐसा हो गया कि लोग जो है वो अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से हराम क्या हराम है और क्या हराम नहीं है वो अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं।
अब वहाँ पे ऑलरेडी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और मुझे लग रहा है कि तो तेरे केस में भी इस लड़की के उसमें बहुत ज़्यादा वो हराम और क्या हराम नहीं है, क्या गुनाह है क्या नहीं है, वो ही एक डिलेमा में चली गई हाँ कि वो उस चीज़ को बहुत फाइट करने का उसका वो हो गया एंड ऊपर से क्योंकि शी डजंट हैव एन आइडेंटिटी ऑफ हर सेल्फ उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया कुछ भी एक डिसीजन लेना। तो आई डोंट थिंक कि इंटरफेथ रिलेशनशिप्स या फिर मैरिजेस आर समथिंग विच इज़ नॉट गुड, हाँ या फिर जिसको एक नेगेटिव नज़रिए से देखना हाँ। चाहिए, बट इट्स मोर लाइक या तुम आइडियली इंसान को समझो, अगर तुम्हें इंसान सही लग रहा है उसमें ना कोई फेथ आता है ना कुछ आता है, हाँ उसमें इंसानियत वाली बात होती है कि तुम्हारा और सामने वाले बंदे का डायनेमिक कितना बैलेंस्ड हो सकता है तुम दोनों के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन एक दूसरे के लिए कितना क्या कर सकता है इन अ बैलेंस्ड वे। तो उस चीज़ में फेथ लाना इज़ अ वेरी स्टूपिड कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज़ इवन फ्रॉम अ जेनेटिक पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो आइडियली ये बोला जाता है कि अगर तुम्हें जेनेटिक वेरिएबिलिटी चाहिए अपने ऑफस्प्रिंग्स में तो भाई तुम अपने कल्चर से बिल्कुल किसी डिफरेंट कल्चर के साथ शादी करो या फिर ब्रीडिंग करो, क्योंकि उसमें क्या है कि तुम्हारा एकदम सब कुछ जेनेटिक्स मिक्स हो जाएगा। मतलब इन द सेंस कि अगर तुम इंडियन हो, तुम अगर नॉर्थ इंडियन तो साउथ इंडियन से करो, तुम वेस्ट के तो ईस्ट से करो, मतलब वैसे मिक्स एंड मैच टाइप करो, या फिर एकदम इंडिया से बाहर से किसी से करो। क्योंकि अब जैसे नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं कि हम सेम गोत्र में या सेम कास्ट में करो, तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम होता जा रहा है ओवर द इयर्स। तो एक ऐसा एक वो भी निकला था, स्टडी था या रिसर्च पेपर था, समथिंग था, हाइपोथेसिस था बेसिकली कि कुछ टाइम बाद 100 साल 200 300 साल बाद कुछ कुछ स्पेसिफिक कल्चर्स के जिनके इनब्रीडिंग होता है, मतलब अंदर ही अंदर सेम कल्चर के अंदर ब्रीडिंग हो रही है, उनके बच्चे सारे ऐसे ऑटिस्टिक टाइप निकलेंगे, पूरी की पूरी जनरेशन ऑटिस्टिक निकलेगी, क्योंकि कोई वेरिएबिलिटी नहीं था जेनेटिक उसमें। तो अगर उस तरह जेनेटिकली देखा जाए तो भाई इंटरफेथ तो फिर अच्छी चीज़ है, बट हाँ। अरे नहीं, मैं इससे मेरे को याद है, मैंने अभी रिसेंटली कोई पॉडकास्ट या कुछ देखा था, मेरे को ढंग से याद नहीं है क्या चीज़ है, तमिलनाडु में एनेस्थीसिया है या पता नहीं कुछ देने से पहले वो कास्ट पूछते हैं। अच्छा। क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक कास्ट है जो वो ले नहीं जिसके लिए सकता। लीथल हो गया है एनेस्थीसिया, क्योंकि उसके अंदर ही वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्योंकि जैसे तमिलनाडु में ये सीन है कि तुम अपने मामा की बेटी या मामा के बेटे के साथ शादी कर सकते हो। हाँ करेक्ट। तो वो मतलब तुम्हारे मम्मी भाई होगा या मामा, तो तुम्हारे मामा और मम्मी सेम जेनेटिक वो कैरी करते हैं, तो उनके बच्चे भी सिमिलर वो जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहे हैं, तो उसी के अंदर तुम करोगे तो यूजुअली यही होता है कि जो नेगेटिव वाला एक वो होता है वो एम्पलीफाई हो जाता है। तो हाँ, मतलब दैट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। तो हाँ, एक ये चीज़ कह रहा था। अब मतलब हमने मतलब देखता रहिए। बेसिकली क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हम जो ऐसे बैठ के बाहर डिस्कस करते हैं क्या क्या पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही था शायद, इंटरफेथ वाला ही था। दूसरा है कि रिलीजन एज अ कोर पर्सनैलिटी। हाँ, मतलब मेरा ये भी डाउट था कि क्या मतलब रिलीजन फॉलो करना बहुत अच्छी बात है एंड उसमें से जो लर्निंग्स मिल रही है उससे तुम अपने पर्सनालिटी को मोल्ड कर सकते हो, पर क्या रिलीजन को हमारा कोर पर्सनालिटी का एक बहुत मेजर पार्ट बनाना चाहिए या हमारे एक्सपीरियंसेस को बनाना चाहिए? यार देखिए, रिलीजन का ऐसा सीन है कि जो रिलीजन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो बैलेंस कर रहा है वो इस चीज़ पे कर रहा है कि कुछ हमारे ग्रंथ थे जिसमें से लोगों ने टीचिंग निकाली कि अच्छा ये हमारा जैसे हिंदुत्व है, उसमें सनातन धर्म है जो भी है, इसमें ऐसे ऐसे होता है, होली बाइबल है उसमें ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, और कुरान है तो उसमें ऐसे ऐसे होना चाहिए, और भी मतलब मल्टीपल बाकी जो भी फेथ्स है सबका कुछ ना कुछ कोई बुक है या फिर इट इज़ बेस्ड फ्रॉम अनदर रिलीजन के बुक्स। तो तुम जो वो ग्रंथ होते हैं उसके अंदर कुछ रूल्स ऑफ लाइफ लिखे हुए हैं, वो कोई भी बुक हो उसके अंदर कुछ रूल्स ऑफ लाइफ लिखे हुए हैं कि तुम अगर इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जियोगे तो तुम्हारा ओवरऑल लाइफ फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही रहेगा। कि मतलब जो तुम इंसान हो तुम अपने आप को भी समझ पाओगे, तुम अपने आसपास वालों को भी समझ पाओगे, और तुम सोसाइटी के लिए प्रोवाइड भी कर पाओगे। तो मेजर वही होता है कि क्रिएट ह्यूमन, मतलब मेक ह्यूमन कनेक्शंस, और वो ह्यूमन कनेक्शंस को मेंटेन करो और सोसाइटी को वापस दो। मेजरली सारे जो भी ग्रंथ होते हैं उसमें बेसिक पॉइंट यही होता है। लेकिन
हम लोगों ने उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि वही अगेन रिलेटेड टू आवर कंफर्ट, जो भी हमें कंफर्टेबल लगता है वो हमने करना शुरू कर दिया। हाँ, और अलग अलग फेथ्स के अगेंस्ट एजेंडाज बनाना और प्रोपेगेंडाज बनाना, वो उसका एक वो शुरू हुआ। अब मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि यार जो भी ग्रंथ लिखे थे, जो भी रिलीजियस बुक्स थे, वो लिखे गए थे बहुत ही टाइम पहले। हाँ, उस जमाने में टाइम के हिसाब से लिखे गए थे। फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर हाउ टू लिव योर लाइफ वाला अगर वो पॉइंट है तो बिल्कुल सही लिखा है। बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है, बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है, वही पैटर्न्स, वही साइकिल, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हें थोड़ा दिमाग में ये भी रखने की रखने की जरूरत है कि यार वो किस जमाने में लिखा गया था। वो जमाना और ये जमाना बहुत अलग है। इवन दो हमारा जीने का तरीका बहुत सिमिलर है, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं भी है सिमिलर, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो रिलीजियस पॉइंट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये हमारे नए ज़माने के हिसाब से हमें खुद चेंज करना चाहिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से नहीं। लेकिन जैसे अगर प्रोवाइड टू द सोसाइटी बोला गया है, तो हो सकता है पहले ज़माने में प्रोवाइड टू द सोसाइटी का तरीका अलग था, अभी का तरीका बहुत अलग होगा। तो तुम प्रोवाइड करो सोसाइटी को, लेकिन एक अलग तरीके से, समझ गया। तो लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमारे प्रॉफिट्स ने लिखा है और ये लिखा है वो लिखा है, तो हम इसको अपने अंदर इम्बाइब कर लेते हैं कि हम यही हैं। बट तुम वो नहीं हो। मतलब तुम अगर मुस्लिम हो या तुम अगर हिंदू हो या अगर तुम क्रिश्चियन, जैन, जो भी हो, तुम्हारे कुछ कुछ रूल्स है जो तुम्हें फॉलो करने हैं, जो उस स्पेसिफिक फेथ में फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इस तरीके से अगर जिएगा तो सही जिएगा, जो कि ठीक है। लेकिन तुम वो नहीं हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम अगर वही फॉलो करते रहो तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होगी। तुम अगर किसी को तुम्हें अपना खुद का राह बनाना चाहिए, तुम्हें अपने खुद के रास्ते बनाने चाहिए। बस ये जो छोटे मोटे या फिर ये ग्रंथों का हेल्प लो, वो रास्ता सही बनाने में। तो अगर तुमने उसको एज अ आइडेंटिटी ही बना दिया, वहाँ पे भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि इंटरनली जो, जैसे हम गट फीलिंग बोलते हैं, इंटरनली तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन तुम्हें सिखाया गया एक स्पेसिफिक वे में कि ऐसे ऐसे करना है, तो तुम कभी उसके अगेंस्ट जाओगे भी नहीं। मतलब रिलीजन को अगर साइड रखो तो हमारे बॉडी में ही ऐसे बहुत सारे, क्या कहते हैं, सेंसर्स बोलूँ या जो भी, कि बॉडी खुद बता देती है कि भाई क्या सही हो सकता है तुम्हारे लिए, क्या गलत हो सकता है। जो गट फीलिंग होता है, हम मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोग होंगे जिनकी गट फीलिंग गलत हुई है। क्योंकि गट को पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि ये इंसान या ये चीज़ या ये जॉब या कुछ भी हो, वो सही है या गलत है, और वो स्टार्टिंग से ही वार्निंग साइंस देने लग जाता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा इंट्यूशन और इन सब चीज़ों का भी सुनना ज़रूरी है। बट वही है ना कि इतने ज़्यादा लोग कंडीशनड है इन सब चीज़ों को बिलीव करने के लिए। हर रिलीजन में ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक है, बट सारे रिलीजन में इतना ज़्यादा कंडीशनड है। और मेजरली वो एक उस चीज़ से भी आता है कि मतलब जैसे मान ले, जैसे अब मेरे माँ बाप के साथ जो रिलेशन है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। मतलब मैं उनको कोई भगवान नहीं मान के रखता, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनका सब कुछ करता हूँ, बट मेरे लिए वो भगवान नहीं है। बट सेम टाइम पे अगर हम कुछ और लोगों को देखेंगे जो अपने माँ बाप को भगवान समझते हैं, तो वहाँ पे सीन ये होता है कि यार उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। मेजर सीन में कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि सबका ऐसा सीन है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर तुम किसी को भगवान मानने लग जाते हो, किसी को अपने ऊपर रखते हो, चाहे वो कोई भी हो, वहाँ पे तुम उनकी हर चीज़ को बिना क्वेश्चन करे मानना शुरू कर देते हो। और क्या होता है कि व्हेन इट कम्स टू रिलीजन स्पेसिफिकली, क्योंकि वो तुम्हारे आइडेंटिटी से इतना जुड़ा हुआ है कि तुम अपना पूरा आइडेंटिटी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से तुमने सेट कर दिया है, तो वहाँ उसके अगेंस्ट कुछ भी कोई भी बोले या कोई भी सिचुएशन जाए तो वहाँ पे ईगो हर्ट होता है। मतलब मुझे ऐसा वो हुआ है, मतलब फील होता है, या फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि यार जहाँ पे तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है वहाँ कहीं ना कहीं वो तुम्हारा आइडेंटिटी का पार्ट हर्ट हो रहा है। अगर तुम, क्योंकि तुम उसको क्वेश्चन नहीं करोगे फॉर वॉट एवर रीजन, क्योंकि तुमने बहुत टाइम से उस चीज़ पे बिलीव करा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अपना थोड़ा सा आइडेंटिटी जो है फ्लूइड रखना ज़रूरी है, इन द सेंस कि तुम चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो हमेशा, क्योंकि चेंज में ऑब्वियसली तुम्हारा ओवरऑल आइडेंटिटी चेंज होने के चांसेस है बहुत सारे केसेस में, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो। तो तुम अगर वो नहीं करोगे तो भाई घुमा फिरा के तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, तुम अपने खुद के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दोगे और वो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा।
और चीज़ें बस ख़राब होती रहती हैं, तुम्हारा दिमाग चुट जाएगा एकदम बेसिकली। मुझे लगता है कि भाई रिलीजन जैसे चीज़ को पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी आइडेंटिटी बनाना ठीक नहीं है। बिल्कुल तुम फॉलो करो उस चीज़ को, बट डोंट मेक इट योर आइडेंटिटी। तो वो हम हमेशा बात करते रहते हैं ना लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में, कि कुछ कुछ चीज़ें होते हैं जो हमें सिखाया गया है बचपन से, जो हमारे सबकॉन्शियस में एकदम इनग्रेन्ड होता है, और वो हमें सबकॉन्शियसली कैसे अफेक्ट करता है। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो डिसीजंस हम लेते हैं जो हमें लगता है कि हमने कॉन्शियसली लिया है, वो मोस्टली कॉन्शियस होता नहीं है, वो मोस्टली सबकॉन्शियस ही होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है, ठीक है। तो अगर बचपन में बिल्कुल जब हम छोटे थे, जब हमारा वो कॉन्शियसनेस वाला लेवल नहीं आया था, तो हो सकता है कि हमारे फैमिली में कुछ मतलब किसी के भी फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हो जो बॉडी को समझ में नहीं आ रहा था या सबकॉन्शियस को समझ में, तो वो सारा दिमाग में वो सबकॉन्शियस वाले ब्रेन में सेटल होना शुरू होता है। और क्या होता है कि क्योंकि हमें कॉन्शियसली उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो हम उस पर इनिशियली काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ता है कि तुम्हें बैठना पड़ता है और सोचना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को एक्चुअली में क्वेश्चन करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तुम अगर वो नहीं करोगे तो तुम्हारा वो लिमिटिंग बिलीफ हमेशा ऑन रहेगा। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि यार खुद से तुम लिमिटिंग बिलीफ नहीं देख पाते, क्योंकि वो इतना इनग्रेन्ड होता है तुम्हारे आइडेंटिटी के साथ या तुम्हारे सबकॉन्शियस में कि वो खुद से एक्ट करता रहता है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे लिए वो चीज़ हमेशा से नॉर्मल था, तुम्हें लगेगा कि वो नॉर्मल ही है। तो मुझे लगता है कि हर बंदे को किसी ऐसे बंदे के साथ बैठना चाहिए जो उसको अच्छे से जानता है। कोई भी अच्छा दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, माँ बाप के साथ मत बैठना, बट कोई भी और जो तुम्हें सच्चाई बताए, भाई बहन हो सकते हैं, जो भाई तुम्हें एकदम अनफिल्टर्ड तुम्हें बताए कि तुम क्या गलत कर रहे हो। और जहाँ जहाँ पे वो तुम्हें बता रहा है और जहाँ जहाँ पे तुम्हें गुस्सा आ रहा है या फिर कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो तुम्हारे लिमिटिंग बिलीव्स है, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस उस चीज़ को फाइट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं भाई हमने तो ये सीखा है। क्योंकि दिमाग का क्या होता है कि तुम अगर कुछ भी नई चीज़ सीखने जाओगे तो तुम्हें उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई ये करना है, वरना वो वापस अपने कंफर्ट वाले उसमें आ जाएगा। अब क्योंकि वो लिमिटिंग बिलीव्स कंफर्टेबल है तो वो उसी में पड़ा रहेगा। तो हाँ, मतलब सबकॉन्शियस इफेक्ट का मतलब मेरा कहने का मतलब यही था कि बहुत अननोइंगली तुम कभी कभी लोगों को हर्ट कर देते हो वगैरह वगैरह करते हो, और तुम मोस्टली क्या होता है कि तुम एक विक्टिम माइंडसेट में खुद ही चला जाते हो कि मेरे साथ गलत हुआ है। लेकिन अगर तुम एक्चुअली में फ्रॉम अ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखोगे उस सिचुएशन को, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी भी गलती है। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, देयर इज ऑलवेज अ कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि तुम ही हमेशा एक विक्टिम हो या फिर सामने वाला विक्टिम है। दोनों विक्टिम भी है और दोनों वो भी हैं कल्प्रिट्स। हाँ, मतलब इन द सेंस कि अगर जैसे अगर तेरा भी अगर मैं बोलूँ कि जैसे किसी का भी अगर ब्रेकअप वाला सिचुएशन हो, कहीं ना कहीं तुझे पता ही था। हाँ, एक गट फीलिंग तो थी। हाँ, मतलब जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो तू नहीं दिया, तो वो कॉज हुआ। उसका इफेक्ट क्या था कि घुमा फिरा के वही चीज़ आई। तो हर चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि बस कुछ चीज़ें मेरे साथ हो गई। अब वो जो कॉज हमने दिया था वो इसलिए दिया था क्योंकि हमारे कुछ लिमिटिंग बिलीव्स थे जो शायद हम खुद से भी चैलेंज करना चाह रहे थे, या फिर हमारे कुछ वो बिलीव्स थे कि यार सबकॉन्शियसली हम कुछ चाह रहे थे सामने वाले बंदे से कि ये जो चीज़ है जो मेरे में मिसिंग है वो ये बंदा मुझे प्रोवाइड कर सकता है। अब वो कॉन्शियसली नहीं सोचा तुमने। तो एट द एंड ऑफ द डे वही है कि अगर तुम्हारे अंदर का लैक तुम किसी और से ढूंढने जाओगे तो वहाँ से कोई फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा, तुम्हें और ज़्यादा हर्ट ही मिलेगा। तो हाँ, तो वही है, उसमें जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर क्या सही में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे तो कभी भी नहीं लगा। मतलब अगर मैं अपना पर्सनल केस भी लूँ तो जैसे मेरे जॉब वाला सीन हुआ था, अब भाई 6-7 महीने तक मेंटली हरास करा, इतनी सारी बकचोदियाँ करी और फिर फायर कर दिया। इवन दो मैं परफॉर्म कर रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था, सब कुछ उनके जो भी चीज़ें थी उससे कंप्लाई भी कर रहा था। मतलब ऑन पेपर्स आई वॉज कंप्लाइंग विद एवरीथिंग, टाइमिंग कंप्लीट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। जो उनने राइटअप्स लिखे थे वो भी मैंने दिखा दिया था कि ये गलत है, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मुझे फिर भी फायर कर दिया। तो वॉज दैट समथिंग जो मुझे गो थ्रू करना चाहिए था? डिड आई डिजर्व दैट थिंग? आई डिडंट।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं इतना ज़्यादा कॉट अप हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे के लिए हो, मतलब इवन दो अब जो मुझे जॉब वॉब मिला है अच्छा है सब कुछ है, बट मुझे नहीं लगता कि वो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो उस चीज़ ने जो मेरे अंदर एक डेंट डाला है, वो तो मुझे मे भी हो सकता है कि टाइम लग जाए उस चीज़ से ठीक होने के लिए, है ना। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो मुझे लगता है कि इट वाज अ टर्म कॉइंड बाय सर्टेन पीपल या फिर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, बस क्योंकि वो लोग नेगेटिव चीज़ें फ्रॉम अ रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख सकते कि हाँ मेरे साथ हो रहा है ये, मतलब दे आर नॉट एबल टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन देयर लाइफ्स। और उस चीज़ में से निकलने के लिए वही जैसे 200% ज़्यादा हो सकता है मेहनत लगे, और लोग उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि हाँ भाई मैं वो 200% लगाना चाहता हूँ, बल्कि अगर ह्यूमन उसको देखेगा तो हर बंदे के लिए आसान ही है कि वो विक्टिम बन जाए कि मेरे साथ गलत हो रहा है। तो अगर तुम विक्टिम वाले उसमें चले गए, और क्योंकि हर इंसान विक्टिम उसमें जा सकता है, तो तुम भाई किसी को भी जाके बोलोगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो दे वुड ऑब्वियसली एम्पैथाइज विद यू, क्योंकि उनको भी यही दिखेगा कि हाँ भाई ये विक्टिम बन रहा है। पर ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास जैसे मेरे पास भी बहुत चांसेस थे कि मैं उस सिचुएशन से निकल जाऊँ, लेकिन उस टाइम पर अगर मेरे लिए कंफर्टेबल था कि मैं विक्टिम बन के बैठा रहा हूँ, तो मैं बन के बैठा रहा। फिर जब मैंने एक्चुअली एक्शन लेना शुरू करा, तब भाई बहुत बढ़िया उसका वो निकला। एंड ऑफ द डे मतलब अगर इफ वी टेक इट एज अ डायनेमिक वाला वो, तो मेरे निकलने के इतने टाइम बाद भी वहाँ पे मेरे को लेके चर्चे चलते रहते हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, वगैरह वगैरह। दैट इज ओनली बिकॉज आई टुक एन एक्शन। जब मैं वो उसमें से निकला, क्योंकि हमारा हमेशा ना वो कॉज इफेक्ट जैसे मैंने बताया, उसका एक वो हमेशा रहता है कि यार अगर मैंने ये कर दिया तो फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, बिना जॉब के मैं क्या करूँगा, ये वो डर जो है, वो जो फियर होता है, वो तुम्हारे ओवरऑल फंक्शनिंग और ओवरऑल आगे बढ़ने की कैपेसिटी को पीछे खींच देता है। तो जब तुम उस फियर से लड़के खुद से आगे निकलोगे, और वो फियर से सिर्फ तुम ही लड़ सकते हो, तुम्हें 1000 बंदे आगे बता भी देना कि मैंने ऐसे लड़ा था, तुम वो कोशिश कर सकते हो कि वैसे करो, लेकिन तुम्हें ही अपना खुद का अंदर से वो निकालना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, नहीं है जॉब तो कोई नहीं, देख लेंगे, देखी जाएगी। जैसे मतलब मैं ये स्पेसिफिक केस का कह रहा हूँ कि एक वो मेंटालिटी होना जरूरी है कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली तुम्हें होना चाहिए कि हाँ देख लेंगे, बिलीव करना पड़ेगा उसमें कि हाँ देख लेंगे जो होगा। वो ऐसे नहीं कि बस बोल दिया जो होगा देखा जाएगा और फिर तुम्हारी गांड फटी पड़ी है, ऐसे नहीं। बिल्कुल वो होना चाहिए कि हाँ भाई जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हारे अंदर तुम्हारे ऊपर पूरा तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि भाई देख लेंगे, अभी तक देखे आए हैं तो और भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें वो एक मेंटल रेजिलियंस लाना पड़ेगा, और वो मेंटल रेजिलियंस आएगा जितना तुम ऐसे वाले टफ सिचुएशन से गुजरते जाओगे, करेक्ट है ना। तो मैं अभी रिसेंटली क्लिप देख रहा था या पॉडकास्ट देख रहा था, पता नहीं क्या, उसमें वो था कि जितनी जल्दी तुम्हारे साथ गलत चीज़ें और जितनी जल्दी तुम्हारे साथ डिफिकल्ट सिचुएशंस हो ना, उतना तुम्हारे लिए आगे की लाइफ इजी हो जाएगी, क्योंकि जितना तुम डिफिकल्ट चीज़ों से आगे गुजरते रहोगे, उतना तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग होता रहेगा, एज एन फ्रॉम अ मेंटल रेजिलियंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे भी लगता है कि हाँ भाई वो सही चीज़ है कि मतलब मैं जो जैसे 20 से 30 के बीच में जितना भी देना ना मुझे देता रहोगा इनसे, कि चैलेंज करो जिंदगी को कि तू और डिफिकल्ट दे मुझे, मैं दिखाता हूँ तुझे कि मैं कैसे आगे बढ़ता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि भाई तुम फिर 30 to 40 मतलब ऑलमोस्ट तुमने सब कुछ देख ही लिया, अब देख लेंगे। वो खुद से ही जब तुम बहुत ज़्यादा एक हार्ड वाला वो देखने लग जाते हो ना, तुम्हारा दिमाग खुद से वो हो जाता है कि हाँ हाँ देख लेंगे चल। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को एक मैं ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती तुम अपने लिए सिचुएशंस क्रिएट करो जहाँ पे मेंटल रेजिलियंस की ज़रूरत हो, बट हाँ मेंटली रेजिलियंट होने के लिए ज़रूरी है कि लाइफ थ्रोज सम डिफिकल्ट सिचुएशंस एट यू। वरना क्या होता है कि अगर इफ़ यू ऑलवेज बीन ट्रीटेड लाइक अ प्रिंसेस, तो भाई जब when reality strikes and you're not the princess anymore, it would be very difficult for you to accept the fact that you were never the princess. correct. तो मुझे लगता है कि अगर भाई तुम किसी बंदे के साथ थे और तुम उसको इतना प्यार करते थे और इतना वो करते थे, ये करते थे, इतना मानते थे, फिर भी जब चीज़ें ख़त्म हो रही है तो तुम्हें टेंशन नहीं हो रही कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हें इस चीज़ की टेंशन ही नहीं कि जिसके साथ मैं थी वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो
उसका पूरा आइडेंटिटी जो है वो दुनिया पे बेस्ड है कि दुनिया उसको कैसे देखेगी, ठीक है। और उससे होगा कुछ नहीं, उससे ये होगा कि उसको दुनिया के टूवर्ड्स एक बिटरनेस होगा, क्योंकि वो दुनिया को फ्रॉम अ बेटर पॉइंट देख रही है। तो तुम किसी से भी इंटरेक्ट करो, तुम कुछ भी करो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर द ओनली पर्सन हु इज विद योरसेल्फ। मतलब इन योर माइंड इट्स ओनली खुद को कितना झूठ बोल लोगे। हाँ, झूठ का भी नहीं कह रहा मैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तुम अगर सोसाइटी को देखते हो, तुम लोगों को देखते हो, तुम लोगों से इंटरेक्ट करते हो और तुम्हें लगता है कि वो लोग कोई स्पेसिफिक टाइप के हैं और इसलिए वो लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी देख लेना कि यार दोज पीपल आर दी एग्जैक्ट मिरर्स ऑफ योर क्या कहते हैं सबकॉन्शियस बेसिकली। तो अब भाई अगर तुम रियलिस्टिकली देखो तो भाई है लाइफ मुश्किल, ठीक है। चीज़ अगर तुम्हें अपना एक स्टैंड वो करना है तो तुम्हें फाइट भी करना पड़ेगा, तुम्हें अपना स्टैंड भी लेना पड़ेगा और तुम्हें लोगों को भी बुरा मनवाना पड़ेगा, अगर तुम्हें अपनी खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे अपनी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे माँ बाप खुश हैं तो भाई तुम लोग अगर भाई कोई डिसीजन लेते हो या तुम कुछ करते हो ना, तो बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, अच्छा हो या बुरा हो। बट वही है कि मतलब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कहीं ना कहीं जो गट फीलिंग थी वो सच होने लग गई, ठीक है। फिर बंदी ने जब ख़त्म करी चीज़ें तब मेरे को रियलाइज़ हुआ चलो टर्म तो ब्रेकअप है उसका, लेकिन बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगे कि मैं भाई इतने आराम से 100 किलो उठा लेता हूँ चेस्ट में, उसमें मतलब उठा तो मैं अभी भी रहा हूँ लेकिन मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ रही है उठाने में, खुद को पुश करने में। मैं 300 टाइम ज़्यादा मैं खुद को पुश करना पड़ता है मेरे को। एंड बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, रातें तो भाई फट जाती है, रातें नहीं निकलती, सो जाता हूँ बट स्टिल मतलब एक तो मतलब अच्छी चीज़ है कि मेरे को नींद आ जाती है कि मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो जाता हूँ कि मैं सो ही जाता हूँ। बट वही है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड इससे निकलना कैसे बाहर। तो पता नहीं, मैंने इतने वीडियोस वगैरह भी देख लिए लेकिन उस हर चीज़ का कंक्लूजन ये होता है कि भाई निकलना ही पड़ेगा। अबे क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक रोड मैप नहीं है सबका। एक तो सबसे पहले चीज़ सबको तुम सेम एडवाइस नहीं दे सकते, ठीक है। और जैसे तू अगर वीडियो देख रहा है और ये रिलेशनशिप कोच या जो भी है, ये लोग जो चीज़ें बोलते हैं, इंस्टाग्राम तो खोल ही नहीं रहा, क्या फालतू चीज़ें आती रहती हैं, पता नहीं वो कैसे पता लग जाता है दिल टूट गया या प्यार में है या क्या है, भाई वैसे ही चीज़ें सजेस्ट करने लग जाता है, खोल ही नहीं रहा मैं, सर दर्द हो गया मुझे। तो भाई वो एक्चुअली सीन ये है कि तू जितना वो कोट्स देखेगा तुझे चीज़ें समझ में आएंगी, हाँ ये ऐसे हो रहा है, बट वो जो एम्प्टी वाली फीलिंग है, वो एक वॉइड जो क्रिएट होता है वो नहीं जाएगा, ठीक है। वो ऐसा सीन है कि तुझे उस चीज़ के साथ जीना सीखना है, समझ गया। वो बात वैसा मतलब यू आर ग्रीविंग द डेथ ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ लव्ड वन विदाउट देम बीइंग डेड। तो दो ऑप्शन है, या तो मार दो उनको या तो सोच लो कि मर गए, या फिर सोच लो मर गए। नहीं, वो सोच लो मर गए वो चलता नहीं है, मारना ही पड़ेगा क्या, मर्जी है नहीं मतलब फ्रॉम सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू वो वही है कि काइंड ऑफ डेथ ही है ना सीन, क्योंकि अब कभी बिल्ला थोड़ी जिंदगी में। ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था, क्योंकि अभी जो कुछ भी ख़त्म हुआ है ना उसमें ये कंक्लूड होकर निकल के आया था कि यार मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी, सब करूँगी, दोस्त बन के भी तो कर सकती हूँ ये सब चीज़ें, बट मेरा ये पॉइंट था क्यों बनवाऊँ मैं दोस्त तेरे को। अगर दोस्ती बनाना होता तो मैं स्टार्टिंग से दोस्ती बना के रखता ना, मेरा तो ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट। और भाई ये तो कभी नहीं कि भाई रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो जाए फिर उसके साथ दोस्त रहें, ये तो कॉन्सेप्ट में मैं बिलीव ही नहीं करता। जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरा सारा इमोशनल सपोर्ट है तुम्हारे साथ, यू चोज नॉट टू बी विद मी, तो वो तुम्हारा ही चॉइस था। तो ये विन विन सिचुएशन तो हो ही नहीं सकता ना कि तुम मेरे को छोड़ भी दो और फिर मैं तुम्हारा दोस्त रहूँ, फिर तो मैं चूतिया हूँ, पर मैं चूतिया नहीं हूँ। हाँ, मुझे भी नहीं लगता मतलब मैं कि कभी भी कि यार कि तुमने ब्रेकअप कर लिया और फिर तुम दोस्त, तो मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत एज एन अचीवमेंट बोला है कि भाई हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम अभी भी दोस्त हैं, अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो सब कुछ मेरे साथ ही शेयर करती है। तो मुझे वो समझ में नहीं आता, हो सकता है हम मिलेनियल्स हैं इसलिए वॉट एवर,
जेनजी में बहुत चलता है ये सब चीज़ें, बट मुझे वो चीज़ कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि यार तुम अगर किसी को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे और एकदम अटैच थे सामने वाले बंदे से, और चीज़ें अगर ख़त्म हो गई, तुम्हें पता है कि वो इंसान तुम्हारे साथ कैसा था, ठीक है, और वो दूसरों के साथ कैसा था, तो तुम वापस वो चीज़ फ्रॉम अ फ्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देख सकते हो? करेक्ट। और अगर तुम किसी के साथ इतने वल्नरेबल हुए हो, इतने खुले हो, दैट इज अगेन समथिंग, जैसे अगर हमारे केस में जैसे अगर बोला जाए, दैट इज नॉट एवरीबॉडी गेट्स टू एक्सपीरियंस, है ना, मतलब बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ लोग हैं जो वो चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और तुम कह रहे हो कि हाँ यू आर माई लवर पहले, नाउ यू आर माई फ्रेंड, एंड यू वॉन्ट एवरीथिंग द सेम वे, कि बस हमारा मतलब इफ़ यू थिंक कि रिलेशनशिप इज जस्ट अबाउट बीइंग फिजिकल एंड वो सेक्सुअल वाला चीज़, देन आई डोंट थिंक कि दैट इज अ रिलेशनशिप। इट्स बेटर कि भाई तुम उसको एज अ फ्लिंग बोल दो, क्योंकि अगर तुम उसको वैसे पर्सपेक्टिव से देखते हो फिर तो तुम भाई दोस्त बन सकते हो, है ना। बट आई डोंट थिंक कि रिलेशनशिप सिर्फ सेक्सुअल होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर डायनामिक दैट इज गोइंग ऑन, एंड फ्रॉम अ फ्रेंडशिप पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक कि दैट इज समथिंग दैट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ सिमिलर डायनामिक इन अ फ्रेंडशिप, हाँ, है ना, मतलब प्लेटोनिक किसी एक साइड से तो नहीं होगा, हाँ, दोनों साइड कूल तो नहीं होंगे। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि एक जो बंदा थोड़ा सा जो ज़्यादा नाइस था, वो थोड़ा वो कर देगा कि हाँ ठीक है हम दोस्त रह लेते हैं, क्योंकि उसको वो इंसान अपने लाइफ में चाहिए, बट वो बहुत ही चूतिया डिसीजन है। हाँ। और मैंने मेरे से भी मतलब मेरी जो थी एक बंदी, उसने यही बोला था कि यार हम दोस्त तो रह सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम जैसा इंसान मेरे लाइफ से निकले। तो मेरा ये था कि भाई तू ही तो चाहती है, हाँ, करेक्ट। मैं थोड़ी चाहता हूँ, तू ही चाहती है कि मैं निकल जाऊँ। अब तू क्या कह रही है कि मतलब ये वो वाला हो गया कि तुमने फर्स्ट क्लास का टिकट ले रखा है और तुमसे बोल दिया कि सॉरी सर आपको बिजनेस क्लास में बैठना पड़ेगा। हाँ क्यों बैठूं मैं भाई, ये देख ऊपर से यार अभी तक मैंने सोच लिया तुम्हारे बारे में, अब मुझे अपने बारे में सोचने दो, मेरा भी मेंटल पीस है भाई। मैं तुम्हारे साथ रह के मेरे को पता है मैं नहीं दोस्त रह सकता, और जब मैं ये देख रहा हूँ कि तुम मेरी दोस्त, तुम कूल हो दोस्त बन के रहने में, तो फिर मैं फिर पूरा एग्जिस्टेंस क्वेश्चन करूँगा कि अगर अभी ऐसा तो फिर पहले क्या था। और भाई उसके अलावा अगर उसका ये पॉइंट था या किसी का भी अगर ये पॉइंट है कि दोस्त रह के हम एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, क्यों दे भाई, तू दूसरे दोस्त के साथ बैठ जाए यार जाके, भाई क्यों दे हम इमोशनल सपोर्ट? तूने तो मेरा इमोशनल खराब करा है। मतलब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बंदी थी, अब मैंने ब्रेकअप कर लिया, अब मैं तुम्हें मूव ऑन करने दूंगी मुझसे ही, भाई ये तो बुलशिट है भाई। हाँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब इसमें और भी बहुत सारे हम नुआंसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम अ ऊपर वाला मतलब ऊपर से तो यही है कि भाई सरफेस पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे बहुत की थोड़ी इज्जत तो करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं मेरे आसपास हैं भाई लोग जो बंदी थी, फिर अब वो बंदा ये बोल के घूमता है कि अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो मेरे मुंह से तो चूतिया ही निकलता है यार। अब बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बन सकते हैं भाई? कुछ नहीं पता यार, ये लोग पागल हो गए, दिमाग से चुद गए हैं लोग, यही है सच्चाई। कुछ भी हो रहा है भाई, आगे बढ़ो, अपने अपने आप पे मतलब ये ऐसा होगा कि प्रायोरिटी पास से हटा के तुम्हें बेसिक पास दे दिया। हाँ, वो कैसे चलेगा भाई? और बंदा खुश भाई बिल्कुल कि मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ उसका, बंदा बंदी कोई भी हो, वही वो एक इमोशनल से फक्ड भाई नहीं, वो एक्चुअली इमोशनल एस्पेक्ट है, वो एक दूसरा एक वो अटैचमेंट थियरी है, उस पे उससे समझ में आएगा, बट वो दैट्स एन एपिसोड फॉर अनदर टाइम। हाउ बीइंग इंडिसाइसिव वुड ruin योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ एंड दोस अराउंड यू। क्या राय है तेरा इस पे? यार मेरे को ऐसा लगता है जो बंदा खुद डिसीजन नहीं ले सकता वो दूसरों के लिए भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए उसको, और हर है ना हर एस्पेक्ट में ही। मतलब अगर एक 5 बंदों का फ्रेंड सर्कल है और उनमें से मतलब अगर एक बंदा भी इंडिसाइसिव है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो 5 बंदों में वो क्वालिटी दिख जाएगी, 5 बंदों में दिख जाएगी। तो मतलब और मेरे ख्याल से वो भी लिमिटिंग बिलीफ ही है, इंडिसाइसिव होना भी नहीं। इंडिसाइसिव होना लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, वो मतलब मुझे लगता है कि इंडिसाइसिव होना वो है कि वही जो मैं कह रहा था प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाला, क्योंकि उनके डिसीजंस हमेशा किसी और ने लिया हुआ है। हाँ। तो उनके दिमाग और जिनका एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है और उनको हमेशा लगता है कि क्योंकि वो अथॉरिटेटिव पोजीशन में है जो तुमने ही दिया है, एट द एंड ऑफ द डे तुम कौन अथॉरिटेटिव होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए वो तुम ही डिसाइड करते हो। तो अगर तुमने किसी को दैट इज अगेन आफ्टर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन लाइफ, दैट इज व्हेन यू एंटर इनटू अडल्टहुड,
वहाँ पे तुम्हारे पास एक पावर आ जाता है डिसाइड करने का कौन मेरे लिए अथॉरिटेटिव है और कौन नहीं है। तो अगर तुम एक कोई ऐसे बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड था, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जिसने तुम्हें पैम्पर किया है मेजरली जो भी तुम्हारे केयर टेकर्स थे, उनको तुम लोग अथॉरिटेटिव पोजीशन में रखते हो। और व्हेन यू एंटर इनटू अडल्टहुड, नाउ इज द टाइम व्हेन यू हैव टू टेक डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। अब क्या हुआ है कि बचपन में तुम्हारे केयर टेकर्स ने तुम्हारा अच्छा ध्यान रखा होगा, एंड अच्छा इन द सेंस कि तुम्हें खाने को मिल जाता था और तुम्हें जीने के लिए घर था तुम्हारा बेसिकली, और तुम्हारे बेसिक नेसेसिटीज जो थे वो कवर अप हो जाते थे। तो उस सेम बंदे को तुम अगर अथॉरिटेटिव रखोगे और तुम बाकी लोगों को अथॉरिटेटिव रखोगे क्योंकि उनने तुम्हारे लिए बेसिक नेसेसिटीज दिए, और तुम ये सोचने लग जाओगे कि भाई उनके डिसीजंस हमेशा मेरे लिए अच्छे रहे आफ्टर बीइंग एन अडल्ट, तो भाई वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि कोई बटन मत दबाइए। वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि इवन दो फ्रॉम यू हैव द गट फीलिंग कि इट इज़ नॉट द राइट डिसीजन फॉर मी, बट क्योंकि तुमने एक अथॉरिटेटिव वो दे रखा है एंड योर ओवरऑल लाइफ वाज डिपेंडेंट ऑन इवैल्यूएशंस बाय अदर पीपल सराउंडिंग यू, तो तुम अपने आप को सबसे नीचे वाले लेवल पे रखते हो कि बाकी सबको मेरे से ज़्यादा पता है, ठीक है। तो तुम तो दुखी हो गए होगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अंदर से पता होता है। वो जो गिल्ट आता है ना वो तब आता है जब तुम्हें पता है कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, और बाहर से जो भी तुम्हारा जो डिसीजन मेकर है जो बहुत अच्छे डिसीजन बना रहा है, तुम अपने आप को फोर्स करते हो वो बिलीव करने के लिए कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, बट और तुम्हें लगता है कि तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो कि दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू फॉर द पीपल इन पावर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे अगर स्पेसिफिकली अगर मैं रिलेशनशिप्स कोई भी रिलेशनशिप हो उसके बारे में बोलूँ, तो जो बंदा इनडिसाइसिव है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बाकी लोगों में, क्योंकि हमें कि चाह क्या रहा है ये क्या चाहती है ये, कुछ तो सीधा जवाब दे। तो वो सामने बाकी जो बंदे हैं उसको हेल्प करने की कोशिश करते रहेंगे, और ये जो बंदा है जो इनडिसाइसिव है वो भाई वो डिसीजन ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक जवाब मिल चुका है कि ये तेरी डिसीजन है, ये बना बनाया ये है तेरा डिसीजन, ये तू ले। और उसका ऐसा हो रहा है कि मतलब वो ऐसा वाला सीन है कि ये जहर है तू पी, हम बोल रहे हैं तेरे से पीने को, ये बहुत अच्छी है तेरे लिए, तुझे पता है कि जहर है तो तेरा बॉडी अलाउ नहीं कर रहा कि मैं वो जहर पी लूँ, पर तुझे पीना ही है, और तू अपने आप को समझा रहा है कि नहीं ये जहर नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जहर तो मेरे बॉडी के लिए अच्छा है, ये तो पीना पड़ेगा। और जो बाकी बंदे तुझे बैठ के देख रहे हैं वो कह रहे हैं पागल है क्या, जहर है वो मर जाएगा, और वो कह रही नहीं ये मैं पी लूंगी, इनने बोला है तो सही ही होगा, इनने हमेशा मेरे लिए अच्छा करा है तो ये भी मेरे लिए अच्छा ही है, मैं अपने आप को क्या होगा फिर जहर पी के मर जाओगे, अंदर से मर जाएगा आदमी। क्या सैक्रिफाइस, किसका सैक्रिफाइस हुआ, किसी का भी। तो मुझे लगता है कि जो सैक्रिफाइस वर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा गलत यूज़ किया जाता है, क्योंकि सैक्रिफाइस का ये कि तुम मोमेंटरली तुम अपने वांट्स को थोड़ा सप्रेस करते हो जस्ट टू बी एट अ प्लेस जहाँ पे तुम्हें खुशी मिले। सैक्रिफाइस ये नहीं है कि तुमने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के साला दुखी में ही जी रहे हो तुम, वो नहीं होता सैक्रिफाइस, वो एक बहुत गलत टर्म है। क्योंकि तुमने अगर सैक्रिफाइस उस टर्म में यूज़ कर किया ना कि मैं अंदर से मर जाऊंगा पूरा और मैं ऐसे किसी और के लिए कुछ कर दूंगा, तो भाई हर इंसान के अंदर एक वो जानवर वाला वो होता है, वो जो अंदर वाला जानवर होता है ना वो तुम्हें खा जाएगा। वो जो इंट्यूटिव या फिर जो तुम्हारा सबकॉन्शियस जो दिमाग है जो ज़्यादा पावरफुल है वो तुम्हें खा जाएगा भाई, या फिर जो कॉन्शियस वाला पार्ट है वो तुम्हें खा जाएगा और फिर तुम किसी चीज़ के नहीं बचोगे। तो मुझे लगता है कि ठीक है बहुत टाइम आता है जहाँ पे तुम्हें इंडिसाइसिव फील होता है, वो अलग चीज़ है, और पूरे लाइफ भर इंडिसाइसिव रहना वो बहुत अलग चीज़ है। मतलब तुम्हारे लाइफ के जो मेजर टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, अगर तुम उस चीज़ वहाँ पे तुम अपने खुद की डिसीजन नहीं ले सकते तो भाई तुम्हें वो अंदर से खाता ही रहेगा। हाँ, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को डेवलप करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि छोटे छोटे चीज़ों से पहले डिसीजन लेना शुरू करो कि, और मतलब बहुत ही छोटी चीज़ हो सकती है। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो इतने इंडिसाइसिव होते हैं कि वो फ़ोन भी नहीं ले पाते अपना खुद का, कि मैं कौन सा फ़ोन लूँ, एंड्रॉयड लूँ या एप्पल, कोई भी ले रहा है जो फ़ोन है। मतलब परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा तुम्हें कि तुम उस स्पेसिफिक डिफ़िकल्टी को किस तरीके से देख रहे हो। और एक सेकंड के लिए सोचो कि सिर्फ खाली मैं ही हूँ, मुझे ज़िंदा रहने के लिए क्या करना है, जो चीज़ मुझे सही लगे, मतलब मुझे खुश रखेगी। मतलब अगर तुम्हें बहुत सारे
फैक्टर्स काउंट इन करने पड़ेंगे क्योंकि तुम जंगल में नहीं हो। बट हाँ, तुम अगर सबको हटा के तुम अकेले हो और एक चीज़ मुझे करनी है जो मुझे खुश करेगा, और एक चीज़ ऐसी है जो अगर मैं करूँगा तो मैं खुश नहीं रहूँगा, तो आइडियली इंसान खुश वाला चीज़ चूज़ करेगा। वो छोटी छोटी चीज़ें भाई तुम सेलेक्ट करना करो और उससे बड़े बड़े डिसीजंस में आओ। मतलब ऑब्वियसली तुम्हारे पास हमेशा उस चीज़ का एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, पर जब भी वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तुम्हें डिसाइड करने को मिल रहा है तो भाई करो यार। ओवरऑल मुझे ये लगता है। सारे क्वेश्चन ही हो गए कवर। और बता। और तो कुछ नहीं है भाई, बस जाऊंगा अभी पुणे, वहाँ पे काफ़ी कुछ नया है, बट हाँ हम एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड होना चाहिए भाई, नया फेज स्टार्ट हो रहा है लाइफ का। एक्साइटेड हो भाई, मतलब मुझे मज़ा आएगा फ्रॉम ज़ीरो बिल्ड करने में। और क्या, उसमें एक अलग मज़ा है। मुझे हमेशा से उसी में मज़ा आता है, बट मेरे को बहुत कुछ मेरे बारे में पता लगेगा अब, क्योंकि अभी मैं तेरे उसके अंडर था, शेल्टर के, प्रोटेक्शन के कह सकते हैं। अब मेरे को पता लगेगा कि भाई अब मुझे और भी बहुत सारे वर्टिकल संभालने पड़ेंगे, सिर्फ जिम, एमएमए और एडिटिंग के अलावा। तो मतलब फुल कंट्रोल मिल गया है लाइफ का, ऐसा लेवल अप हो गया है। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन हो जाएगा भाई। अरे हो तो जाएगा, वो इनिशियल थोड़ा सा तो रहेगा ही। वो तो मैं डेलीगेट करूंगा, ये आंटी वांटी को काम ज़्यादा दूंगा भाई, मैं बोल दूंगा तुम पैसे बस मैं ये कह रहा हूँ भैया कि आंटी से एकदम वैसे मत रहियो, प्यार प्यार से। हाँ, क्योंकि मैं तो झाड़ के जाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा तू क्योंकि प्यार प्यार से ही बात करता है ना, तो तुझे थोड़ा सा वैसी दिखती है कि भैया तो बेचारे से, तो वो काम नहीं करेगी फिर। जो भी काम है भाई अच्छे से वो करवा दियो। बाकी वही है, यही सब चल रहा है यार। यही सब है। खूब कोशिश करते हैं कि अनिकेत अनस के साथ भी एक और बना दे, करें, फिर निकालें तेरे को यहाँ से। तो भाई मेजरली एलिमिनेट जो हमने बात करी है टू एंड दी पॉडकास्ट, कि भाई पहली बात इंटरफेथ रिलेशनशिप्स और मैरिजेस। अच्छा, लेकिन एक मिनट, मेरे को इससे पहले ये जानना था कि अकाउंटेबिलिटी की जो बात हुई है, ऐसा भी तो होता है कि लौंडे भी अकाउंटेबल नहीं होते हैं बहुत बार। हाँ नहीं होते, बट हमारे केस में सिर्फ ऐसा हुआ ना कि सिर्फ हमारे केस में हमने देखा है कि औरतें अकाउंटेबल नहीं हुई है। हाँ, देख लड़कों में भी होता है बहुत। हाँ, मतलब जैसे लड़कों के साथ हम बड़ा रहते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये कि हमने बोल दिया कि औरतें ही अकाउंटेबल। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब था कि जो हमारा सर्कल है, जैसे मैं और तू जिन लड़कों के साथ घूमते हैं, वो हमेशा अकाउंटेबल ही रहे हैं। और हमारे एक्सपीरियंस में जितने भी मैं लड़कियों के साथ रहा हूँ, जो इसका केस हुआ है, और जो भी हमारे दोस्त जिन लड़कियों के साथ रहे हैं, मैंने इसलिए स्टार्टिंग से ही बोला था कि जो मेरे सर्कल में, वहाँ मैंने मोस्टली, चाहे मेरी बहुत अच्छी दोस्त क्यों ना हो भाई, मैंने अनअकाउंटेबिलिटी देखी है हर लड़की में। और गिनती के मैं वही बता रहा हूँ कि 1 से 2 लड़कियां हैं जिनमें मैंने अकाउंटेबिलिटी देखी है, जो ले सकता है। जब वो सीरियस वो पॉइंट आता है, वो लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है। ऐसे नहीं होते बहुत सारे। मतलब वही है कि कभी भी किसी लड़की को जाके तुम बोलोगे तेरी ये गलती हुई है, तो वो कुछ ना कुछ बना के बोलेंगे नहीं ये हमारी गलती नहीं है, तेरी गलती है, तूने ऐसे किया। तो मेरा वो कहने का मतलब कि हमारे सर्कल का था, मैं ओवरऑल सारे औरतों के बारे में कह रहा हूँ और कुछ लड़कों के बारे में नहीं। नहीं मतलब हमारे सर्कल में जो औरतें हैं और जो हम जिन लड़कों के साथ रहते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। बट मैं फ्रॉम अ मेजर पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ, मोस्टली लड़के अकाउंटेबल होते हैं जो मिलेनियल्स थे। बट हाँ, तो बस यही था आज का यही था। होपफुली एक और हम, मतलब मेरे पुणे जाने से पहले, आज का तो थोड़ा सीरियस हो गया, वरना तो कोशिश करेंगे थोड़ा बकचोदी वाला ही लेकर आए चीज़ें। सीरियस भी ज़रूरी है। ये हमने इसलिए सोचा कि क्योंकि अभी बहुत फ्रेश है, तो थॉट्स भी थोड़े फ्रेश होंगे। मैंने इसलिए इस कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा बात नहीं करी, क्योंकि मैं अभी फुली हील नहीं हुआ हूँ इस ब्रेकअप से, और मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं मुंह खोलता तो बहुत ही बायस्ड चीज़ें निकलती। तो इट वॉज बेटर कि मैं सिर्फ सुनूँ बैठ के। एक बार मैं थोड़ा मतलब हील हो जाऊँ, मैं इस चीज़ से बाहर निकल जाऊँ, तो हो सकता है कि वो एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव भी बन जाए। मैं उसकी तरफ से भी सोच रहा हूँ। नहीं वो मैं वही कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे मतलब पॉडकास्ट से भी लगा कि भाई वो इंसान बेकार है। पर वो इंसान बेकार नहीं है, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ही अच्छी इंसान है। पर वो वही है कि यार इनकेपेबिलिटीज होते हैं हर इंसान के, बट दैट डजंट मीन कि यू हैव टू टेक द बेटर पार्ट ऑफ द लोड, है ना। दोनों तुम सेम चीज़ से गुजर रहे हो। बट हाँ, बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, वो हमने डिस्कस किया। वो जो कुछ डाउट्स थे वो क्लियर करें।
हाँ। आप भी अपने व्यूज़ बताओ कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, कोई भी अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपको लगता है कि हाँ हमने शायद बायस होके बात करी है या कुछ है, हाँ, तो हम जानना चाहेंगे। तो वी आर रेडी टू चेंज आवर बिलीव्स। या ऐसा नहीं है कि भाई हम रिजिड थॉट्स हाँ, लेके बैठे हैं। हाँ। गलत हम भी हो सकते हैं, हमने अपने एक्सपीरियंसेस से ही बताया है, बस ऐसा हम्म। नहीं है कि भाई हमें पता है कि दुनिया कैसे चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे साथ हुआ हमने उससे एक वो बना दिया, कंक्लूजन नहीं, एक स्टेटमेंट या कुछ भी बना दिया। और हमें लगता है कि एक हद तक इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी होगी। अगर हम गलत होंगे तो हम ऑब्वियसली चेंज भी करेंगे उस चीज़ को। कमेंट्स में बताना, और अगर जो दोस्त हमारे देख रहे हैं उनको लग रहा है कि हम कुछ तो गलत कह सीधे-सीधे रहे हैं तो बताना भाई। नॉर्मली बता दो। बस वही है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। बाय। बाय बाय।